बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी खबरें बाकी हैं, तो पहले कुछ दुनिया की और खबरें आपको बता दें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर गए हुए हैं और इस यात्रा का मकसद पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक रिश्तों को मजबूती देना है। सोमवार को मतलब कल वो जॉर्डन पहुंचे थे और जॉर्डन बहुत अहम डेस्टिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जफर हसन से मुलाकात की, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हुए थे और आज जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जॉर्डन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। जॉर्डन पश्चिमी एशिया में एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल हब की तरीके से है, क्योंकि इसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन मतलब गाजा सबसे लगती हैं और भारत यहाँ जो है विस्तार देना चाहता है अपने रिश्तों को, ताकि अन्य अरब देशों में उसकी पकड़ मजबूत हो। और जॉर्डन के किंग की जो मान्यता है वो पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद के ब्लड लाइन से चले हुए आ रहे हैं, मतलब डिसेंडेंट हैं उनके, 41वें वंशज इनको माना जाता है। तो इस लिहाज से उनको एक अलग निगाह से मुस्लिम जगत जो है वो देखता है। और जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये झगड़ा है, इजराइल का, गाजा का कह लीजिए, उसमें इनकी हमेशा एक भूमिका रहती है और आजकल इनकी भूमिका थोड़ी न्यूट्रल रहती है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल उस खेमे के हैं जो एंटी इजराइल हैं। इनके संबंध मेरे ख्याल में तो इजराइल के साथ हैं, तो हाँ, तो ये जो हैं, लेकिन हैं बहुत अहम शख्सियत। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री दोबारा जॉर्डन गए हैं। पिछली बार भी 7 साल पहले भी वो एक बार जॉर्डन जा चुके हैं। तो पहले एक बार हम इसकी बात कर लें सर, मुस्लिम दुनिया में मोदी जी का रुतबा और अब जॉर्डन में उनका खास तौर पर जाना, और इसी से जुड़ा है गाजा और दोनों चीज़ें। आपने जिस तरह से उसको ग्राफिक तरीके से बताया कि जॉर्डन की भूमिका क्या है, जो जितने देशों के साथ वो जुड़ा हुआ है, मतलब नज़दीक है, वो बात वेस्ट एशिया के हिसाब से भी यदि हम देखें तो हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट एशिया में इस्लामिक देशों की बात करें तो वैसे तो प्रधानमंत्री के ज़्यादातर देशों के साथ बेहतर ही रिश्ते हुए हैं उनके आने के बाद। सबके नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी मिले हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है, एक तो बड़ा काम यही आतंकवाद को लेकर यदि जॉर्डन बोल रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर मैं देख रहा हूँ। बाकी जो मेरे को ज़्यादा जानकारी कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम हम लोग इस पर इनके साथ कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से काम होगा। लेकिन जो ये वो होंगे प्रिंस, क्राउन प्रिंस, इनके बेटे, किंग के बेटे होंगे, ये किंग के बेटे। हाँ। तो वो उस पर काम हो रहा है। लेकिन जॉर्डन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत नहीं भी कहते आप, लेकिन बहुत बेहतर रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं हम, और उनके साथ लगातार जो एक कनेक्ट रहा है। और ये आतंकवाद को लेकर खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में जॉर्डन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भाई इनके मुंह से अगर आतंकवाद के खिलाफ स्टेटमेंट निकलेगा तो उसका असर ज्यादा होगा, उसका मतलब होगा। और जो दूसरे दुनिया के मुस्लिम देश हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। और टर्की के यदि रेफरेंस में भी आप बात करेंगे, क्योंकि वो एक खलीफा अपना बने रहते हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के साथ चल रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। तो इसलिए जॉर्डन की भूमिका और प्रधानमंत्री की उनके साथ मुलाकात एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब आपने खलीफा का नाम लिया तो खलीफे की करतूत दिखा देते हैं आपको। ये खबर देखकर पाकिस्तान और तुर्की को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। भारतीय सेना ने एक ऐसा ड्रोन कल रखा सबके सामने, या आपके सामने आ गया, जिसे पाकिस्तान उड़ा रहा था और बनाया था इसको तुर्की ने। भारत के जवानों ने इसको आसमान में गिरा दिया। बताया जा रहा है 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा था उस वक्त। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ रहा था, बहुत हाइट पर उड़ रहा था, और वहां इसको हमने शूट डाउन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये घटना केवल एक ड्रोन गिराने की नहीं है, इसके पीछे सुरक्षा रणनीति है, सब कुछ है। और ये है कि कितना सैन्य सहयोग था पाकिस्तान को तुर्की का। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर भी वहां बैठे हुए थे। मतलब ये मुमकिन है कि ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का आदमी नहीं, ये तुर्की का ड्रोन ऑपरेटर जो है वो उसको उड़ा रहा हो। खबरें उस वक्त आई थी, कंफर्म तो नहीं किया किसी ने कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर की भी मौत हुई थी। तो ये कल बाकायदा डिस्प्ले किया गया। इसका एक मतलब है, आप दुनिया को दिखा रहे हो प्रमाण कि ये पाकिस्तान को दिए गए तुर्की के ड्रोन हैं। अच्छा, उस वक्त तुर्की ने ये बड़ा अपने आप को बचाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके कुछ बड़े जो ट्रांसपोर्ट शिप एयरक्राफ्ट थे एयरफोर्स के,
वो उतरे थे वहाँ के एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान में, तो सबने कहा कि ये हथियार भेज रहा है। तो उसने उस वक्त खंडन किया था कि नहीं, हमने कोई हथियार उस वक्त पाकिस्तान को नहीं दिए हैं। लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि उसने सिर्फ पहले ही हथियार नहीं दिए, वो जंग के दौरान भी मदद कर रहा था। तो ये बात बताना दुनिया को बहुत जरूरी था। त्रिपाठी जी, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल ने एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पिटाई ये एक साथ हुई है। जितना बढ़िया उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उतने अच्छे से हमारी सेनाओं ने एकदम, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा देशज हो जाता हूँ मैं, गधे की तरह पीटा। उनके जितने इस तरह के जो, जिसको हम बार बार कहते हैं कि तुर्की तो बड़ा एडवांस हो गया है, चाइना तो बड़ा एडवांस हो गया है, पाकिस्तान के पास जो भी हथियार थे वो सब इसी तरह से पिटे। अब इसकी जो एक नुमाइश कह लीजिए, प्रदर्शनी कह लीजिए, देश के सामने रखना, वो एक और क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो विघ्न संतोषी है, जो पूछता रहता है कि अच्छा हमारे कितने जेट गिरे, हमारे कितने फाइटर गिरे। तो वहाँ से तो कुछ नहीं निकल पाया। वो उनकी जो सेना का वो जो क्या नाम है उसका, वो बोलता है तो उसने कौन सा सिद्धांत एक बताया था, तो वहाँ के लोग ही हंस रहे थे। ये हमने दुनिया को सामने लाकर बताया। अब थोड़ी शर्म तुर्की को आएगी क्या, क्योंकि पाकिस्तान को तो शर्म आने वाली नहीं। क्या तुर्की दोबारा जो कोशिश कर रहा था कि हम पाकिस्तान को मदद देंगे, कल को हमारी एक तैयारी हो जाएगी, क्या वो कोशिश उसकी नाकामयाब हुई? और मुझे लगता है कि भारतीय सेनाओं को ये काम थोड़ा और जल्दी करना चाहिए था, थोड़ा देर से किया। एक्चुअली क्या इसको उन्होंने रीमॉडल किया, ये तो ध्वस्त हो गया होगा ना, ये तो खत्म हो गया। क्यों। और ये सुइसाइड ड्रोन है, बता दूं मैं आपको, मैं ये कामिकाजी ड्रोन है। ये उड़ते हैं और बस खुद ही गिर जाते हैं, इससे बॉम्ब ड्रॉप नहीं करते, इस पर एक्सप्लोजिव लगा होता है। और 10 किलो, शायद इस पर 10 किलो एक्सप्लोजिव था, मैंने जो खबर पढ़ी, अगर मुझे ठीक याद है, तो ये एक्सप्लोजिव लेके सीधा अपने टारगेट पर गिरता। एक से अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बता दूं आपको, क्योंकि अभी हमने जॉर्डन वाली खबर आपको बताई, प्रधानमंत्री जॉर्डन में हैं, तो जॉर्डन का एक बहुत अहम रोल है इजराइल और गाजा की समस्या के अंदर। एक बड़ा हमला इजराइल ने किया है, हमास के एक बड़े टॉप कमांडर को मार गिराया है। हमास का फन इस तरीके से इजराइल पहले कुचल चुका था। इस्माइल मारा गया, इस्माइल हानिया, याहया सिनवार मारा गया, मोहम्मद दईफ मारा गया, बारी बारी सब जन्म गए, लेकिन सिलसिला इजराइल ने रोका नहीं। अब नेतन्याहू की आर्मी अभी भी इस कोशिश में है कि कोई किसी तरीके से भी बची कुची लीडरशिप हमास की वो दोबारा खड़ी ना हो जाए। जो अगर पुराना कोई लीडर बचा है तो उसको मारो। तो उसमें एक नाम था बहुत टॉप कमांडर रईद साद, ये गाजा में मारा गया एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर। वो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये इसमें बैठा था और ये गया, ये व्यक्ति जो था, इस धमाके के बाद ये चला गया। आरडीएफ ने ड्रोन अटैक किया इसके ऊपर और हमास ने कंफर्म कर दिया है कि उसका ये टॉप कमांडर सईद साद मारा गया है। इसके बारे में इजराइल का कहना यह है कि एक तो ये जो येलो लाइन बनाई गई है, आधे से ज़्यादा गाजा इस वक्त इजराइल की आर्मी के कब्जे में है, और वो जहां वो बाउंड्री लाइन है उसको वो येलो लाइन कहते हैं, बीच गाजा के बिल्कुल बीचों बीच में। तो वहां पर इजरायली तैनाती है। उससे जो पीछे का हिस्सा है, मतलब नॉर्थ कह लीजिए या नॉर्थ ही कहेंगे, तो वो सारा गाजा अभी इजराइल के पास है, और बाकी जितने गाजा के लोग थे वो दक्षिणी हिस्से में हैं इस वक्त, या नीचे के हिस्से में हैं। उस लाइन पर इसने कहा कि ये आदमी अटैक करवा रहा था, इसने हमारे सैनिकों को मारा था, जिसको इन्होंने मारा है। तो ये उसके जवाब में। लेकिन जब से ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं सीज फायर होने का, तब से भी आप जानते हैं कि कितने लोग जो है मारे जा चुके हैं। ये डेटा अभी मेरे पास सर आया है, ये 391 लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 400 लोग। सीज फायर के बाद 400 लोग मारे गए हैं यहाँ गाजा में, मतलब इजराइल ने मारा है उनको। और अभी तक टोटल डेथ्स का आंकड़ा जो है वो 70,660 पहुंचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लाखों में है, लेकिन फिर भी 70,000 ऑफिशियल अकाउंट जो है। तो ये लड़ाई जो है साहब अभी भी रुकी नहीं है। समीर जी, देखिए, सेकंड इन कमांड था राइस सईद जो मारा गया, ये सेकंड इन कमांड था, हमास को कंट्रोल कर रहा था और ये फिर से हमले की तैयारी कर रहा था और इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इजराइल पर कैसे हमला किया जाए। अब बहुत साफ है कि जो ट्रंप ने समझौता करवाया था और ट्रंप ने जिसकी वाहवाही लूटी थी कि भाई गाजा में हमास और इजराइल के बीच में उन्होंने समझौता करवा दिया है, वह सब अब पानी में बह गया। कोई समझौता नहीं है, किसी तरह का किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा है। और इजराइल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब तक हमास पूरे हथियार डाल नहीं देता, हम हमास को छोड़ेंगे नहीं, और हमास उसके लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब इजराइल ने ये भी तय कर लिया और अमेरिका को बता दिया होगा और दुनिया को भी ये संदेश दे दिया है कि भाई अब वक्त आ गया है कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म करें। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिस तरीके से बीच पर इजरायली नागरिकों को मारने के लिए तैयार, उसके बाद से इजराइल को ताकत मिली है ये बताने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पहले चेता दिया था कि आप ये गलत कर रहे हो। वही इजराइल अब बता रहा है कि भाई हमास में अभी भी इस तरह के लोग बैठे हैं
जो किसी भी समय इसराइल पर हमला कर सकते हैं। हम ये लड़ाई अधूरी नहीं अब छोड़ेंगे। ये सेकंड स्टेज आपको नहीं लगता कि ये नहीं, जो अब शांति वार्ता के बाद जो दूसरा कदम होना दो छोर था? हो चुके, पानी और तेल है, कभी मिल नहीं सकते, दो छोरे समुद्र के। और जितना गाजा ले लिया अब वो पूरा लेगा, आधा तो ले चुका है। आने वाले दिनों में इसराइल पूरा लेगा, न वो अमेरिका की सुनेगा न किसी की सुनेगा। ये तय है कि हमारा पूरा खत्म होगा, पूरा गाजा पट्टी पे इसराइल का कब्जा होगा। इसमें मजेदार बात यह है कि ट्रंप साहब कौन सी लड़ाई रोक पाए हैं। देखिए थाईलैंड कंबोडिया दोबारा शुरू हो गई, यूक्रेन रुकेगी नहीं थाईलैंड कंबोडिया दोबारा शुरू हो गए, पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक कह रहे हैं, गाजा में फिर शुरू हो गया, थाईलैंड कंबोडिया और शुरू हो अब गया। व्हाइट हाउस ये कह रहा है इजराइल को कि आप जो है, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो आप ट्रंप साहब की इज्जत का ख्याल रखें। ये व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जो आदमी दुनिया में किसी की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत का मैं ख्याल समझ करे। नहीं पा रहा हूँ कि ट्रम्प की इज्जत का ख्याल बट है तो लोग देखिए, आप इसमें नाक तो लगी हुई ट्रंप की है। अपनी इज्जत तो खुद भी करते हैं। वो कहते हैं लेकिन इट्स इसमें नॉट अ आप बिग केवल डील। फील्ड में ये देखकर कि वो हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, इस पे भरोसा करें, ट्रम्प साहब पे भरोसा नहीं कर रहे जो कह रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आतंकवादी हमला हुआ, पहले तो इसके कुछ नए तस्वीरें आई हैं जो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुआ ना, जिसमें दो पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे ने कत्लो गारत मचाई। तो इसकी कुछ नई तस्वीरें हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने बॉन्डी बीच पर हमला करते हुए ये दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे जिनके ऊपर इन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई हैं। कट्टर इस्लामिक सोच वाले इस बाप बेटे की जोड़ी ने 16 लोगों की, पाकिस्तानी कहना चाहिए, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनकी इन्होंने जान ली। 10 साल की एक छोटी सी बच्ची भी उसके अंदर थी। ये कुछ तस्वीरें नहीं आ रही हैं, एक बार जरा पूरा दिखा दीजिए। Там же полицейские. Кто? Какие полицейские нахуй? Там... Вон полицейский. देखिए कैसे लोग जो हैं वो ज़मीन पर लेट गए, कोई मेज़ लगी हुई है उसकी आड़ में चला गया। लेकिन ये सब उनके पास तो बड़े घातक हथियार थे, घातक राइफलों से वो हमला कर रहे थे। सब लाइसेंस ही थे। इसमें सौरभ जी पुलिस तो वहाँ पहुँच गई थी, इस सायरन बज रहे हैं। पुलिस पहुँच गई थी, लेकिन उनके पास पिस्टल था और इनके पास ज़्यादा घातक और मारक हथियार थे। ये देखिए लोग कैसे लेट कर किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से कई लोगों को लेटे लेटे भी गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। अब एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरी तस्वीर प्ले कर दीजिए। ये जो काली शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये वो 24 साल वाला लड़का है, इसका नाम नाविद है। ये कैसे मैगजीन लोड करेगा आप देखिएगा। ये देखिए, ये जो है बेल्ट पहन के आया था, ये इसकी बेल्ट पे कारतूस लगे हुए थे बाप बेटे की दोनों के। वो कारतूस भरते थे ये जब वो खाली हो जाया करता था। कोई प्रोफेशनल शूटर की तरीके से। प्योर प्रोफेशनल। इनको तो परमिशन मिली थी सर जानवरों को मारने की, तो संस्था चलाते थे जानवरों को मारने के लिए। सरकार ने इसलिए इनको 6 लाइसेंसी बंदूकें दी थी घातक, कि जो जानवर शहर में घुस जाते हैं उनको मारने की परमिशन थी। और ये उसी का जानवर इस्तेमाल बन उन गए। लोगों को मारने के लिए किया। अब ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जो आपने 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में देखी थी। सेम यही। वहां भी क्या था, वहां पर लड़के लड़कियां जो एक म्यूजिक फेस्टिवल में गए हुए थे, वहां पर ये पहुंचे हमास के लोग और अंधाधुंध थर 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 गोलियां मार दी। किडनैप करके ले गए। कितने वहां तो सैकड़ों लोग मारे गए, कैब किडनैप करके ले गए। ये भी यहूदियों का एक त्योहार चल रहा है, वहां पर 2 लोग ये पहुंचे और इन्होंने भी अंधाधुंध जो है वो फायरिंग कर ली। अब इन दोनों बाप बेटी की जोड़ी का, पाकिस्तानी जोड़ी का, कुछ नई बातें इनकी सामने आ रही हैं। आतंकवादी जो नवीद है, ये तो 24 साल का था, लेकिन आइसिस के आतंकवादी इसाक अल मतारी, वो खुद जेल में है ऑस्ट्रेलिया की, उससे संपर्क में था। बड़ा खतरनाक आतंकवादी है जो आप इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी हुई आइसिस के से जुड़े होने के आरोप में, और ये सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर कहता है खुद को ऑस्ट्रेलिया का, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आइसिस का खुद कमांडर अपने आप को ये बताता था। इसको पकड़ा, इसको क्या सजा हुई होगी आप इमेजिन कर लीजिए, 7 साल। एक आदमी जो आइसिस का कमांडर खुद को कह रहा है, और ये कोई बहुत बड़ा हमला सिडनी में ही करना चाहता था,
उसको विफल किया वहां की पुलिस ने और पकड़ के जेल में डाला, इसको सिर्फ 7 साल की सजा है। और इसी के संपर्क में ये आदमी जो लड़का है 24 साल वाला, ये बताया जा रहा था। अब ये अहम बात ये है कि वहां की जो सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी है, उसका कुछ आसीओ नाम है, शायद ASIO, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी रडार में था, क्योंकि हमें मालूम था कि ये इस मतारी के संपर्क में रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये कोई खतरा है अभी हमारे लिए, तो इसलिए हमने इस पर एक्शन नहीं लिया। ये क्या होता है? ये सिर्फ यही होता है कि आपके यहाँ जो निज़ाम है वो ठीक है, चल रहा है। अब ये जो व्यक्ति है लड़का नवीद, ये सिडनी के एक अल-बुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता था। यहाँ के भी एक फैकल्टी मेंबर के साथ इसकी तस्वीर सामने आई है। इसने पहले नॉर्मल स्कूलिंग की और उसके बाद फिर ये इस एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चला गया। फिर यहाँ पर इसने केवल कुरान का अध्ययन किया और अरबी भाषा की पढ़ाई की। अच्छा, पाकिस्तान की हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर चुका है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये बातें अब सब अभी तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर है ना, जहां ये पढ़ा वहां उन लोगों वहां पर उसके दिमाग में क्या बोया गया ये पता करें। ये जो आतंकवादी जिसको सिर्फ 7 साल की जेल में डाला, उसने इसके दिमाग में क्या भरा ये पता किया जाए। और ऐसे कितने और लोग तैयार किए गए, ये और बड़ी बात है। उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? अब इसका एक पुराना वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो आजकल सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है, इसी व्यक्ति का, इस आतंकवादी का। सुन लीजिए। Assalamu alaikum, brothers. We're here at Bankstown Station, spreading dawah, doing the work of the prophets, continuing the work of the prophets. We need to spread the message that Allah is one and Muhammad is the last messenger of Allah. Guys, spread dawah wherever you can. Spread the message that Allah is one wherever you can. Spread the message by pamphlets, whether it be one ayah, and whether it be raining, hailing, or clear sky. Allah will reward you for whatever action you do in His cause. Inshallah, this will save you on the Day of Judgment, when everyone will be asking, where's the hope, where's this? This will come for you on the Day of Judgment. So, come join us at Bankstown or in your own area and spread Islam. Assalamu alaikum. अब ये वीडियो इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ना ये अभी कोई इससे घटना से कुछ रोज पहले का वीडियो, ऐसा भी नहीं है। उसमें मुझे इसकी उम्र इससे कभी कम ही दिखाई दे रही है, अभी 24 साल का था तो इसमें मुझे उससे छोटा ही लग रहा है ये। लेकिन इस वीडियो में ये कह क्या, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा है। ये कह रहा है इस्लाम को स्प्रेड करो। दावा होता है किसी को इस्लाम की दावत देना, तो वो यही कह रहा है कि आप दावत दीजिए, लोगों को इस्लाम के फोल्ड में लाइए, उनको मुसलमान बनाइए। और वो कह रहा है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो यही तुमको बचाएगा। अगर तुमने कामयाबी से किसी को इस्लाम की दावत दी और वो मुसलमान हो गया, तो क़यामत के दिन तुम्हारे जुर्मों के सामने ये अच्छाई तुम्हारी काम आ जाएगी। ये वो कह रहा है। ये इस्लाम के कोर बिलीफ्स में से एक चीज़ है, जिसमें अदरवाइज आप देखिए तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने की बात वो कह रहा है। लेकिन इससे इतना तो पता चलता है, वो वीडियो बना के ये बात कह रहा है, मतलब वो पूरी तरीके से एक धार्मिक आइडियोलॉजी के रंग में ढल चुका था। उसका मतलब कोर बिलीफ जो था वो अब वही था। वो आज की माँ का स्टेटमेंट आया कल अखबारों में ऑस्ट्रेलिया के छपा हुआ है कि मेरा बेटा ना सिगरेट पीता, न बेटा शराब नहीं पीता, वो दोस्तों से नहीं मिलता, वो तो घर के बाहर ही नहीं जाता था। ऐसा बच्चा सबको मिले, ये भी कहा उसकी माँ ने। लेकिन होते 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 वो क्या बन गया, सवाल ये है। अब मैं आपको एक खबर बता रहा हूं और फिर मेहमानों से इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया। सबसे पहला कदम ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या उठाया, यह कहा कि हम अपनी गन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे कि गन कल्चर जो है, हथियार हमारे यहां पर जो है वो इतनी आसानी से ना मिले। अरे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, तुम्हारे यहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर तैयार हो रहे हैं आतंकवादी। अब पहले तुम बंदूक पर काम कर रहे हो। बुलडोजर, अरे उसके तो गाड़ी में बम भी रखा था सर, बुलडोजर चलाना चाहिए था घर पे। तो मैं कह रहा हूं उसकी गाड़ी में सर बम भी था, तुम बंदूक बैन बंद कर दोगे, वो बम बना लेगा। तुम बम बनाने का सामान बैन कर दोगे, वो गाड़ी लेके घुस जाएगा। अवैध बंदूकें आएंगी वो उस बीच पर गाड़ी लेके घुस जाता। जहां आपको प्रहार करना है वहां क्या कर रहे हो? नहीं, वहां प्रहार कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि उसकी जो बेसिक बिलीफ है वो तो ठीक है, असली बेसिक बिलीफ में ही तो समस्या है ना भाई। हमें क्यों सबको मुसलमान बनाना है, या हमें क्यों सबको ईसाई बनाना है या हिंदू बनाना है? जिसको जो बनना होगा बनेगा। असली तो इस बेसिक बिलीफ, मतलब जो मूल है वो यही है ना, बाकी सब तो उसके बाद आता है।
अगर हमारे मन में ये है कि हम जैसे हैं, उसके अलावा अगर कोई दिखेगा तो ये ठीक नहीं, तो हमें सबको अपने जैसा बनाना नहीं बनेगा तो हम उसको मार देंगे। बेसिक में प्रॉब्लम है। ठीक इस सेंस में कहा कि ये तो आप सब जानते हैं इस्लाम का बेसिक नहीं, स्ट्रक्चर का पार्ट है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। जब तक दुनिया भर के मुसलमान मौलाना इस पर बात नहीं करेंगे, और ये हम लोगों की बात करने से होगा भी नहीं, उस बेसिक पर आप बात नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी और बहस बेमानी है। आप उसको कहते रहिए वो मासूम बच्चा लग रहा है, वो मासूम बच्चा कल को राइफल हाथ में ले लेता है, कल को वो मासूम बच्चा फट जाता है, कल को वो मासूम बच्चा जाने कितने लोगों को मार देता है। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, और कोई एक घटना उठाकर उसके सामने पैरेलल खड़ा किया जाता है। कल भी जो बॉन्डी बीच पर जो घटना हुई है उसके खिलाफ भी बहुत ढेर सारी चीजें निकाल दी गई। जब तक उस बेसिक पर आप बात नहीं करेंगे कि यह संभव नहीं है भाई, किसी समय में किसी ने कुछ कहा, वो एक तरीका था जीने का, जीने के और भी तरीके हैं, जीने का एक तरीका नहीं हो सकता है। अगर वो आप मानते रहेंगे तो दूसरों के जीवन को खतरा, और फिर यही होता रहेगा। अब इजराइल ने तो बाकायदा एडवाइजरी जारी की है कि यहूदी लोग और खासकर इजराइल के लोग जो किसी भी देश में जाएं तो भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। खास तौर पर जहां पर जो उनके प्रार्थना स्थल होते हैं वहां पर जाएं तो बड़े सतर्क रहें, और अपने त्योहारों पर तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें, और देखें कहीं जाएं तो इस आसपास देख लें कि सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं कि अब दुनिया भर में यहूदी जो हैं वो खतरे में जो ऑस्ट्रेलिया आज क्या हालत हो गई ऑस्ट्रेलिया की, एक समय इतना सुरक्षित देश माना जाता था। सर एक खबर चलिए अब आपको, बस क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, मैं रूस यूक्रेन की खबर आपको बता देता हूँ। ट्रंप साहब ने कहा कि देखिए हम अब शांति हासिल करने के बहुत निकट पहुंच गए और इतना करीब हम कभी नहीं आए। जर्मनी में चल रही हैं इस वक्त मुलाकातें, इससे पहले लंदन में हुई, इससे पहले मायामी में हुई, यूक्रेन के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे अमेरिका में। पुतिन से मिलने के लिए दूत जो हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, वो मॉस्को भी जा चुके हैं। अब लेटेस्ट राउंड हो रहा है जर्मनी में, और अब खबर यह है कि सर आपको डिटेल में बताएंगे कि एक तो ज़ेलेंस्की इस बात के लिए राजी हो गए कि मैं चलो नेटो मेंबरशिप की डिमांड नहीं करूंगा, तो मुझे लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी दे दो। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ, और अगर वो हो गया तो फिर जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हो जाएगी शांति, आज कुछ अखबारों ने उसको रिपोर्ट किया है कि जो कोर डिमांड रशिया की है कि मुझे वो सारा पूर्वी हिस्सा चाहिए यूक्रेन का, जिस पर 90% वो कब्जा कर चुका है, और इनका ये था कि मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। लेकिन अब ये इस बात पर शायद मान जाएं कि जितना उसके पास है उतना चलो ठीक है, उतना वो रखे, उसके बाद में हम बाद में बात कर लेंगे, मैं उस पर अभी नहीं अड़ूंगा। लेकिन जो वो और डिमांड कर रहा है 10% 20%, वो मैं नहीं दूंगा। जितना उसने कब्जा कर लिया है, जहां तक सेना रूस की आ गई है, उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ट्रंप साहब ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा प्रॉब्लम यह है कि पुतिन एक दिन मान जाते हैं, अगले दिन नहीं मानते। ज़ेलेंस्की एक दिन हाँ कर देता है, अगले दिन ना कर देता है। अब जब तक दोनों हाँ नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। सुना दीजिए। We're having tremendous support from European leaders. They want to get it ended also. And at this moment, Russia wants to get it. And the problem is they'll want to get it ended, and then all of a sudden they won't. And Ukraine will want to get it ended, and all of a sudden they won't. So we have to get them on the same page. But I think that's working along. Very good talk. सर बात बन रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इसको हर दिन के हिसाब से नहीं देखता कि बस अब आज हो जाएगा, ऐसा आज भी नहीं लगता मुझे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की पे भी बहुत प्रेशर लगातार बना हुआ है, वो कैसे कर रहे हैं। और ट्रंप साहब ने कहा कि एक दिन ज़ेलेंस्की मानते हैं, एक दिन पुतिन मानते हैं, फिर दूसरे दिन वो नहीं मानते, तीसरे दिन वो नहीं मानते। लेकिन ट्रंप साहब खुद के बारे में क्या कहते हैं? वो एक दिन ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होते हैं, एक दिन पुतिन के साथ खड़े होते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, पुतिन को कहते हैं कि आप दबाव मत बनाइए, फिर ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि वो मान गए हैं। नहीं, इसमें आप एक और अपडेट जिससे लगता है सर काम हो जाएगा। एक रिपोर्टर ने क्रेमलिन के यानी कि उनके पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता से पूछा, क्या क्रिसमस तक हम उम्मीद करें कि आप हमको कोई अच्छी खबर देंगे? उन्होंने कहा देखिए ये थैंकलेस जॉब है, मैं आपको ऐसी कोई खबर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जल्दी ये काम हो सकता है। तो क्रिसमस तो ये पड़ा सामने। अभी तो यूरोप के देश ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और इससे ज्यादा उम्मीद बनी है कि यूरोपियन देश जो है वो इस वक्त यूक्रेन से बात। चलिए उम्मीद करते हैं साहब ये बात जल्द से जल्द बने, हमारे लिए भी अच्छा है।